हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है कि दिसंबर में एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो ये वीडियो मैंने सिर्फ उन लोगों के लिए बनाई है जो दिसंबर में या फिर अगले साल एग्ज़ाम देने के लिए प्लान कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं। बहुत सारी मेरी क्लासेस में मुझे फ़ोन भी आते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए, क्योंकि सबके पास वक्त नहीं होता कि वो बैठ के पूरी की पूरी बुक याद करें। और इग्नू में तो सिर्फ एक बुक नहीं है, 4 है, जिसके अंदर और बहुत सारे ब्लॉक्स हैं। तो इसीलिए मैंने पिछले 5 से 6 साल के क्वेश्चन पेपर एनालाइज किए हैं और उसके बाद उनमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आइडेंटिफाई किए हैं। ये हमारे पास प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं। आप देख सकते हैं कि कितने सारे पेपर्स हैं जो मैंने रीड किए हैं। मैंने जो सबसे रीसेंट पेपर्स हैं 2018 से शुरू होने 2018 से जितने भी आज तक पेपर आए हैं वो सारे एनालाइज करे हैं और उनमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स छाटे हैं। आप भी यही कीजिएगा, चाहे आप इग्नू के MSc CFT के स्टूडेंट हैं या किसी और सब्जेक्ट के। पूरी 4 किताबें याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप थरली पढ़ना चाहते हैं तो ऑफकोर्स टाइम है तो ज़रूर कीजिएगा, लेकिन अगर टाइम नहीं है, पेपर्स उठाइए पास्ट ईयर के और उसके बाद उनको रीड कीजिए, उनके सोल्यूशंस ढूंढिए। उससे ही आपकी आधी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, जो लोग, अगर मैं यहाँ पे आपको प्रीवियस से पेपर्स भी दिखाऊंगी, कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो आप नोट कर लीजिएगा। इस डॉक्यूमेंट का लिंक भी डाल दूंगी ताकि आपको और पिछले पेपर्स देखने हो तो आप वो भी देख लें। ठीक है, तो ये वो डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर बहुत सारे पेपर्स हैं। ठीक है, ये हमारी बुक्स मैंने डाउनलोड कर रखी हैं। अब पैटर्न समझ लीजिए पेपर का। जिन्होंने पहले एग्ज़ाम नहीं दिया है, मैं फिर से बता रही हूँ, मैंने वीडियोस में पहले भी कहा है, 2 बार पेपर होते हैं, टर्म एंड एग्ज़ाम इन्हें कहते हैं। एक होते हैं जून में और एक होते हैं दिसंबर में। ठीक है, 2 बार आपके एग्ज़ाम फॉर्म्स निकलते हैं, 2 बार आप पेपर दे सकते हैं। 3 घंटे का पेपर होता है, इलेक्टिव 2 घंटे का होता है, बट मेजरली सारे 3 घंटे के होते हैं। आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे और ये कम से कम आपको 7 या 8 क्वेश्चन देते ही हैं। जैसे कि इसमें 9 दे रखे हैं, 7-8 मिनिमम है, 9-10 तक जाता ही है। इसमें आपको 9 में से कोई भी 5 क्वेश्चन करने हैं। कभी कभार ये बोलते हैं एनी 5, बट फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपलसरी और लास्ट क्वेश्चन इज कंपलसरी। ठीक है, तो आपको उस हिसाब से प्लान करना है। अब आप ये देखेंगे 5 क्वेश्चन करने हैं, तो अगर आपने इनमें से टॉपिक्स निकाले, अगर आप, जो इंसान बहुत ज़्यादा एक थरो स्टूडेंट है, वो देखिएगा तो हर, अब ये जो आपकी बुक्स है कॉग्निटिव, इस बुकलेट में से कोई 2 ही ऐसे यूनिट्स होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, या फिर ये पूरा यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन जो लास्ट वाला है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता। तो एक पैटर्न होता है जो आपको एनालाइज करना पड़ता है अगर आप क्विकली पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप थोड़ी भी जानकारी देखते हैं, रिविजन के पर्पज से भी कर रहे हैं, साइकोलॉजी स्टूडेंट पहले से हैं, एक एडिशनल कोर्स करना चाहते हैं, तो भी ये पैटर्न आइडेंटिफाई करके पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल स्मार्ट स्टडी का वो चल रहा है, अब बैठ के आप हर एक लाइन पढ़ेंगे, दैट इज़ नॉट यूजफुल, स्पेशली इन इग्नू। ठीक है, अब ये हमारे 2 से 3 यूनिट है, ये यूनिट 4 है, यूनिट 3, यूनिट 2 और यूनिट 1, ये किताबें हैं जो आई हैव आइडेंटिफाई, आई हैव डाउनलोडेड दीज बुक्स। ओके, दीज आर अवेलेबल ऑन इग्नू एंड इफ यू डोंट हैव इट यू कैन कॉन्टैक्ट मी, मैं आपको बुक्स दे दूँगी जिनके पास फिजिकल कॉपी नहीं है इस टाइम पे। अब मैं आपको नोट डाउन करवा रही हूँ, तो आप लिख लीजिएगा ताकि आपके पास ये रहे, बाद में आप इन्हें रेफर कर सकते हैं। अगर आप अपने टाइम पे आप खुद भी पेपर्स देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, सबसे पहला तो है साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में आता है। तो आप सबसे पहले ये डिसऑर्डर ढूंढ लीजिएगा और इसके आसपास वाले डिसऑर्डर्स कर लीजिएगा। ठीक है, साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स में मेजरली सारे डिसऑर्डर आ जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप सारे पढ़ें। ठीक है, आगे चलते हैं, तो उसके अंदर हमारे कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स और मूड डिसऑर्डर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस यूनिट 2 में ये दो, जो 7 और 8 यूनिट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं कह रही हूँ ये इंपॉर्टेंट है, तो ये चैप्टर्स कर लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, अब ये नहीं है कि आप इनके, अब कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स भी बहुत सारे होते हैं, सबको रट्टे मारना मत बैठिएगा, बिकॉज वो एक जनरल उससे पूछेंगे कि व्हाट इज कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स, व्हाट आर द एलिमेंट्स और व्हाट आर द डिसऑर्डर्स दैट कम अंडर कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स, हाउ डू यू ट्रीट कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स, वो कोई एक पूछे, ये चांसेस कम होते हैं। तो ऊपर ऊपर से ही आपको ये पढ़ना है। और सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, सब्सटेंस यूज सिंड्रोम, व्हाट इज सब्सटेंस अब्यूज, ये सारी चीज़ें आप याद कर लीजिएगा। तो ये 3-4 है। अब मेंटल, आपका ये जो 002 है, इसका नाम ही है मेंटल हेल्थ एंड डिसऑर्डर्स। तो इसमें से 2 किताबें हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स 2 एंड मेंटल डिसऑर्डर्स 1। तो सब्जेक्ट से ही पता चलता है कि ये 2 यूनिट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे पीछे वाली यूनिट है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। ठीक है, और इंट्रोडक्शन टू हेल्थ एंड डिसऑर्डर्स। अब क्योंकि नाम में मेंटल हेल्थ है तो आपको पता है, इट्स वेरी बेसिक कि दीज टू यूनिट्स ब्लॉक्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन दी अदर्स। तो ये 3 है जिसमें ज़्यादातर आते हैं। यूनिट 3 में जाएंगे तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में से एक क्वेश्चन आता ही आता है, एक से ज़्यादा भी आते हैं, लेकिन एक, लाइक 20 मार्क्स इज फिक्स्ड। अगर आप ये अच्छे से करके जाएंगे, अब अगर आप उस हिसाब से देखेंगे 53 माइनस 73, ठीक है, अगर आप उससे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने पेजेस का है, इतना ज़्यादा लेंदी नहीं है ये। ठीक है, अगर आपको सिर्फ 20 पेज पढ़ने हैं, सिर्फ 20 पेज है, तो 20 पेज आराम से हो सकता है उतने बैठते। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स बहुत अच्छे से कीजिएगा।
ठीक है, कोई ना कोई इसमें इन डेप्थ क्वेश्चन भी आ सकता है या जनरल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, तो ये अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आजकल सुसाइड बहुत कॉमन हुए कोविड के बाद, तो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। और डिप्रेशन बेसिक हमको पता ही होता है। ठीक है, तो डिप्रेशन के कुछ की पॉइंट्स याद कर लीजिएगा। ये क्लिनिकल डिप्रेशन क्या होता है? आजकल लोग बोलते हैं हम बहुत दुखी हैं तो हमको मैं तो बहुत डिप्रेस्ड हूँ, लेकिन दैट्स नॉट एक्चुअली डिप्रेशन, राइट। एक कंसिस्टेंट एक टाइम हम एनालाइज करते हैं कितने वक्त से वो सैडनेस है, और सिर्फ सैडनेस नहीं है, होपलेसनेस है। उसके बाद बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं डिप्रेशन में, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। सीजनल डिप्रेशन होता है, क्लिनिकल डिप्रेशन होता है, बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, तो बहुत सारे टाइप होते हैं डिप्रेशन के, वो आप याद करेंगे। तो इट्स जस्ट बेसिक, आपको इसके बारे में एक चीज़ के बारे में आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। ये इन डेप्थ आपसे कोई ये नहीं बोलेंगे कि DSM-5 का क्राइटेरिया पूरा लिखो, वो नहीं बोलेंगे। तो उसको बैठ के रट्टा मारने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको बेसिक डिप्रेशन का पता है, मतलब आपको DSM-5 का क्राइटेरिया खुद ही पता होगा। ठीक है, तो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स कर सकते हो तो ब्लॉक 3 और 2 पूरी करो। नहीं तो फिर अगर इन दोनों पे खास ध्यान दे दो, ज़्यादा जितनी ज़्यादा हो सके इनमें से वो कर लो। नहीं तो अगर वो भी नहीं हो पाता है तो ये जो मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रही हूँ वो तो कर ही लेना। आई कैन गारंटी के ये आएंगे ही आएंगे। आई वॉज ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी, आई हैव मेड फाइल्स ऑन साइकोलॉजी, मैंने बहुत सारो रिसर्च करी है, उसके बाद ही मैं आपको दे रही हूँ। ठीक है अब अगर हम दूसरी यूनिट पे जाते हैं तो उसके बाद ये इसके अंदर लोकोमोटर यूनिट 4 में लोकोमोटर डिसेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक शॉर्ट नोट आ जाता है, लाइक फुल लाइन क्वेश्चन आ जाता है, कुछ ना कुछ इस पे आ ही जाता है। तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी का कम से कम आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बिना इसके मत जाइएगा, कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको अगर इसमें से आप कुछ ना भी करें तो ये बेसिक पर्सन विद डिसेबिलिटी में आपको बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, आप कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे उन्हें सोसाइटी में इंक्लूड कर सकते हैं, वो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से लिख सकते हैं। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको याद करना है। साइकोसोशल रिहैबिलिटेशन के बारे में पढ़ लीजिएगा अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है तो। ठीक है, इसमें इतना ही करने की ज़रूरत है, इसमें बहुत सारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पेपर का नाम है मेंटल हेल्थ एंड डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो फोकस इस पर नहीं होगा। अब बचा है फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट ज़्यादातर हम लोग शॉर्ट जो आता है शॉर्ट नोट, उसके अंदर ये नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, बहुत सारे जो जिनको डिसऑर्डर्स होते हैं उनके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, तो इनमें से ये बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए क्या है। इवन एज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट, मतलब ये भी नहीं कि आपको पढ़ोगे आप इसे तो आपको पहले से पता होना चाहिए, तो पेपर के हिसाब से नहीं, इस पर्सपेक्टिव से पढ़ेगा कि दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये है क्लासिफिकेशंस और ये सब की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। कोपिंग पढ़ लीजिएगा कि कोप कैसे करनी है, आपको कभी कभी थेरेपीज वगैरह पूछी जाती हैं कि आप अगर इनमें भी अगर बात करते हैं मूड डिसऑर्डर है, वो पूछेंगे हाउ डू यू ट्रीट मूड डिसऑर्डर्स, हाउ डू यू ट्रीट कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स। तो इसके लिए क्या करना है आपको ये मैं बताऊंगी। एक बेसिक ट्रीटमेंट प्लान होता है, उसके अंदर आप 2-3 थेरेपी याद करेंगे। सबसे कॉमन होती है CBT, उसके बाद होती है DBT। ठीक है, उसका टाइप ही है, तो आप CBT और DBT दोनों एक, मतलब मैंने आपको रफ एग्जाम्पल दिया है, वो आप कोई भी 2 थेरेपी याद करके चलेंगे कि ये 2 थेरेपी हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये देख लेना, अगर आप स्पेसिफिक को याद करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, बट नहीं तो आपके टिप्स पे 2-4 तो होनी ही चाहिए। उसके बाद आप कैसे, जो भी हम ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं उसमें हम फॉलोअप लिखते ही लिखते हैं एंड में कि बंदा फॉलोअप करेगा थेरेपी के लिए, काउंसलिंग कर रहा है तो भी फॉलोअप करेगा। मेडिकेशंस होती है बहुत सारे, स्किज़ोफ्रेनिया के लिए, डिप्रेशन के लिए मेडिसिन दी जाती है, तो आप मेडिसिन लिख सकते हैं। तो एक हो गया मेडिकेशन, फॉलोअप, आपने उसके 2 थेरेपीज बता दी। काउंसलिंग आप मेंशन करेंगे क्योंकि काउंसलिंग एंड फैमिली थेरेपी है, तो कंसिस्टेंट रेगुलर काउंसलिंग लेगा वो इंसान। तो ऐसे ये 5 पॉइंट तो आपके वैसे ही हो गए। ठीक है, इसके साथ साथ प्रॉपर डाइट एंड एक्सरसाइज, ये 6 पॉइंट हो गए। ठीक है, तो इन्हीं पे आप इलेबोरेट करेंगे, ऐसे कुछ हैंडी रखिएगा। ये नहीं है कि मूड डिसऑर्डर पे स्पेसिफिक आप उन दवाइयों के नाम बता रहे हैं। अगर आप बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, आपके पास वक्त है, तो आई वुड रियली रियली रिकमेंड कि आप अच्छे से इन डेप्थ स्टडी करें। वक्त नहीं है तो आप बेसिक पॉइंटर्स अपने पास रखें, जो एक पैटर्न होता है एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज अ काउंसलर, जो पैटर्न आप एक स्टैंडर्ड पैटर्न आप हर डिसऑर्डर पे यूज़ करते हैं, वो आप अपने पास हैंडी रखिएगा। ठीक है, ताकि कोई भी डिसऑर्डर हो आप ये 5-6 चीज़ें उनको बोल ही दे, क्योंकि यही फॉलो होता है। ठीक है, तो ऐसे ये हो गया, तो थेरेपीज याद कीजिएगा। और उसके बाद 2 चीज़ें और रहती हैं, ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट यूनिट्स चैप्टर्स मैंने आपको बता दिए। ठीक है, ये बहुत कम है, मैंने बहुत रिड्यूस करा है, पेपर्स पढ़ के ही करा है, खुद भी पेपर्स आप चेक कर सकते हैं। MSc और केस हिस्ट्री, इसी के प्रैक्टिकल में आपने बहुत बार MSc का जो फॉर्म है वो करा है, केस हिस्ट्री है वो करी है, तो वो दोनों क्या है, क्या क्यों यूज़ होती है, वो आपको मालूम होना चाहिए। जिन्होंने प्रैक्टिकल किए हैं उन्हें मालूम होगा ये। ठीक है, MSc मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है, हम बहुत सारी चीज़ें लोगों की एनालाइज करते हैं, इनसाइट, जजमेंट, उनकी अपीयरेंस को, उनकी जो स्पीच है उसको, वॉकिंग स्टाइल कैसा है, कोई रेपिटेटिव बिहेवियर है कि नहीं, हेलुसिनेशन है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हम उसमें एनालाइज करते हैं बिफोर ट्रीटिंग द पर्सन। जब पेशेंट आता है तो हम MSc करते हैं, स्पेशली अगर वो कोई मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर या रिलेटेड प्रॉब्लम लेकर आपके पास आया है तो।
ठीक है, तो ये 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। और हो सके तो कॉमन याद कर लीजिएगा, जैसे डिप्रेशन हो गया, ओसीडी हो गया, ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप याद कर लेंगे। इसके सिवा पेपर में ज़्यादा कुछ है नहीं। 5 क्वेश्चन करने हैं, पास होने के लिए 5 भी नहीं करने हैं, ठीक है। अगर आपका मान लीजिए 10 उसका पेपर है, तो आई थिंक आपको, अगर आप 40% भी मार्क्स ला रहे हैं या मान लीजिए 50% भी ला रहे हैं, तो मोर देन इनफ है ना। तो मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 हैं, ठीक है। आपको एम करना है कि कम से कम आपके 50% मार्क्स आ जाएँ, क्योंकि उसमें आप अच्छे से पास हो जाएंगे। ज़्यादा मार्क्स इग्नू वाले देते ही नहीं है। तो आप सोचिए कि 100% मार्क्स है तो वो बहुत मुश्किल है, चाहे आप कितना भी पढ़ें, ठीक है। आपके 100 मार्क्स है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अचीवेबल नहीं है, इट्स वेरी अचीवेबल, अटेनेबल, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट। ओके, जिनको लगता है कि उनके आ सकते हैं, रीचेकिंग के लिए पेपर जरूर दीजिएगा। अब मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 है, उसमें से अगर आप मान लीजिए आपने ये क्वेश्चन कर लिया, ये क्वेश्चन कर लिया, आधा ये वाला कर लिया और आधा ये वाला कर लिया, तो आपने 20 वाले क्वेश्चन ये कर लिया, आपको पता है कि सब्सटेंस अब्यूज़ क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है सब्सटेंस अब्यूज़ के, ये आप अपनी जनरल इंटेलिजेंस से भी लिख सकते हैं। प्रॉपर आपको अगर अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट की, या वैसे भी अगर आप मतलब बहुत मेंटल हेल्थ की फील्ड में बहुत एक्टिव हैं, तो आपको पता है कि क्या होता है किसी भी ड्रग या अल्कोहल को ज़्यादातर बहुत ज़्यादा यूज़ करने के क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। ये आपने बहुत अच्छे से कर लिया, 20 मार्क मिल गए। इसके अंदर आपको डिफाइन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओसीडी, जो मैंने आपको कहा इंपॉर्टेंट है, बेसिक डेफिनेशन लिख दी, पूरा आपसे नहीं हो पाए, कैरेक्टरिस्टिक्स आप नहीं बता पाए, तो भी इसमें आपको 10 मार्क मिल जाएंगे। और उसके बाद डिप्रेशन, हाउ डज डिप्रेशन अफेक्ट द इंडिविजुअल, ये भी आप अंडरस्टैंडिंग से लिख सकते हैं, मान लीजिए आपने नहीं पढ़ा है, तो ये आपके फिर और कम से कम 5 या 10 मार्क हो गए। 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आपके अटेम्प्ट करके मिनिमम बेसिक डिफाइन ही किया है आपने, और कुछ ज़्यादा नहीं लिखा, तो भी आपके 10-10 मार्क या 5-5 मार्क्स हो जाएंगे। 30 मार्क हो गए 3 क्वेश्चन के। उसके बाद आपको बस 2 और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं विद बेसिक अंडरस्टैंडिंग, तो आपके मार्क्स जो पासिंग मार्क्स है वो हो जाएंगे। तो मेरा ये आपको बताने का मकसद ये नहीं है कि भाई आप पढ़िए मत, या फिर आप आप थोड़ा बहुत जो भी है वो लिख कर आ जाएंगे तो आप पास हो जाएंगे। मकसद सिर्फ इतना है कि जो लोग इतना ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, वो लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा बहुत भी किताबें पढ़ेंगे, एक दो जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो करेंगे, तो आपका आराम से पेपर हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स है जो आपको करने पड़ेंगे, बट बेसिक से ही रहते हैं, ठीक है। ये सारे शॉर्ट नोट्स आते हैं, अगर आपको बहुत लंबा लेंगे शॉर्ट नोट वाला, शॉर्ट नोट में भी चॉइस है, ठीक है। अगर कोई और तो ये मैंने आपको बेसिक लेआउट दे दिया 002 का, ठीक है, मेंटल हेल्थ एंड डिसऑर्डर्स। अगर कोई भी क्वेश्चन है एग्जाम रिलेटेड, तो आप मुझे वो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, मैं जल्द से जल्द उसका जवाब दूंगी, ताकि आपके पेपर से पहले वो चीज़ें सॉर्ट हो जाए। एग्जाम फॉर्म कैसे भरना है, बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारे आप ही के फील्ड के रिलेटेड मैंने वीडियोस भी डाल रखे हैं, तो आप वो भी अपने टाइम पे देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।